अंग्रेजी की एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिसप्रपोजेस, अर्थात हम उम्मीद करते हैं और भगवान उन उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कहाँ हम 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में जाने का दम भर रहे थे, कहाँ आज भोजन और दवाई में लगे हुए हैं। पूरा देश भोजन और दवाई के इंतजाम में लगा हुआ है। बाकी रोजी रोजगार, मुनाफा, लड़ाई के साधन और भी बहुत सारी आधुनिकताओं को आज हम भूल बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं। उम्मीदों पर फिरा पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। आज की बतकही के लिए हमने विषय रखा है कि उम्मीदों पर फिरता पानी। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार उम्मीदें करते जा रहे थे और उन उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा था। 2014 की बात करें तो उस समय माहौल बना था कि लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे अगर विदेशों में जमा धन, अवैध धन को अगर वापस लाया जाएगा तो लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। पेट्रोल 40 रुपये लीटर बिकने लगेगा। नौकरियों की बहार होगी। अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन बहुत अच्छा नारा है। इससे हम लोगों की भावनाओं को बहुत आराम से जो है भुला लेते हैं। इसका कारण है अंग्रेजी की कहावत, मैन लिव्स फॉर बेटर टुमारो। अगर हम सपने बेचने लगे तो बहुत आराम से बिक जाते हैं। यथार्थ नहीं बिकता है, सपने बिक जाते हैं। और कुछ इसी तरह का माहौल लगातार कई वर्षों से सामने आ रहा है। वैसे देखा जाए तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड होती चली गई। जैसे हम पहले कागज़ पे काम करते थे, कागज़ पर कलम से लिखते थे और उससे आगे काम बढ़ता था, किसी भी क्षेत्र में हो। फिर वो टाइप होने लगा। टाइप होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया। फिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे टाइप होने लगा। और आपको याद होगा कंप्यूटर में एक फ्लॉपी हुआ करती थी, लेकिन जब सीडी आई तो फ्लॉपी फ्लॉप हो गई। अब तो कंप्यूटर में उसका ऑप्शन भी नहीं होता है। और अगर मनोरंजन में संगीत की बात करें तो हम लोग तवा को चला करके जो रिकॉर्ड होता था उस पर गाने सुनते थे। उसके बाद टेप रिकॉर्डर आया, टेप रिकॉर्डर भी चला गया। फिर जो है सीडी के इंस्ट्रूमेंट आने लगे। सीडी के बाद धीरे धीरे सीडी भी आउटडेटेड होने लगा और सीडी के बाद पेन ड्राइव आने लगी। पेन ड्राइव के बाद मेमोरी कार्ड आने लगा। तो कहने का मतलब चीज़ें जो हैं आउटडेटेड होती गई। हम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम तो कोई भी सामान खरीदने में थोड़ा ये सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि इसको खरीद के ले चलूँ और घर ले चलने तक जो है ये आउटडेटेड ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे सामान हमने खरीदे, आउटडेटेड हो गए और उनको जो है कूड़े के भाव में बेचना पड़ा।
तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले बहुत दिनों से इतनी तेज़ी से विकास हो रहा था, इतनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही थी कि हम जो भी चीज़ें लेते थे वो आउटडेटेड होती जाती थी। और ये तो रही व्यक्तिगत बात। अगर विश्व परिदृश्य में अगर देखें तो विश्व परिदृश्य में जो है, जो शीत युद्ध चल रहे थे तमाम देशों के बीच में, हथियारों की होड़ लगाई जा रही थी, हथियारों की होड़ पर चिंता भी जताई जा रही थी और हथियारों की होड़ भी लगाई जा रही थी। भारत भी राफेल विमान खरीद रहा था और उसी तरह से पाकिस्तान भी अपने युद्ध नीति को आगे बढ़ा रहा था। चीन भी तरह तरह से जो है भौतिक साधनों का विस्तार कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। उस पर हम चिंता जता रहे थे, विरोध कर रहे थे, डोकलाम हुआ बहुत तरह से। इसी प्रकार अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ा और सब अपनी अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ा रहे थे। लेकिन किसी क्या पता था कि ये युद्ध का मैदान बदल जाएगा, युद्ध की रणनीति बदल जाएगी। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस चीन ने तैयार किया है। अब इसको बहुत ही आत्मविश्वास से कहा जाने लगा है कि ये नेचुरल वायरस नहीं है। अगर नेचुरल वायरस होता तो महीने 2 महीने में ये समाप्त हो जाता। तो जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका नेचर जो है वही जानता है जो बनाता है उसको। और चीन की बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जिनके आधार पर लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि चीन जो है पूरी दुनिया की सुप्रीम ताकत बनने के लिए जानबूझ करके किया है। हालांकि कोरोना से चीन की भी अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है, भारत की भी अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है और अमेरिका भी आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 3 से लेकर के 6, 7, 8% अर्थव्यवस्था नीचे आई है दुनिया के अलग अलग देशों की। लेकिन हम आंकड़ों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम टेंडेंसी पे बात कर रहे हैं, झुकाव की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है चीज़ें जो है बदल रही हैं। और अगर हम देखें अपने रामचरितमानस पर जाएं तो जिस तरीके से अगर चाइना ने वायरस बनाया है तो उस तरह की युद्ध नीति हमारे हनुमान जी की रही है। आप देखिए चौपाई है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताहि दून कपि रूप दिखावा। और उसके आगे यह है कि अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा बदन पैठ पुनि बाहिर आवा मागी विदा ताहि सिरनावा। अगर देखा जाए तो चीन कुछ इसी तरह की रणनीति अपना रहा है। चीन की जो अगर हम रणनीति देखें कि चीन ने देखा कि जो है ये जो हथियारों की होड़ है कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने हथियारों को बढ़ाते जा रहे हैं। और भारत भी बढ़ा रहा है, अमेरिका भी बढ़ा रहा है, सब अपने जो है युद्ध हथियारों को बढ़ा रहे हैं। तो अगर चीन ने इस वायरस को बनाया है तो ये मानकर चलिए कि उसने अपनी युद्ध नीति को बदला है। अब जो है अब हथियारों से लड़ाई नहीं होनी है। हमारे जितने हथियार हैं वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब जो है अब जो लड़ाई हो रही है, अब लड़ाई बुद्धि की लड़ाई हो रही है, दिमाग की लड़ाई हो रही है। और अब लड़ाई जो है वो आर्थिक मोर्चे पर है। ये बहुत समय से ये माना जा रहा है अगर किसी को परास्त करना है, किसी को हराना है बिना खून बहाए, तो आप उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दीजिए। जैसे कि हम
$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में जा रहे थे, लेकिन इस कोरोना काल में साबित हो गया कि कोरोना किसी भी बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को व्यर्थ व्यवस्था में बदल सकता है। तो अगर कोरोना को चीन ने बनाया है तो चीन की दुनिया की सुपर पावर बनने में ये एक रणनीति रही है। और अभी आज हम कुछ भी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कोरोना कब ख़त्म होगा, क्योंकि जो संभावनाएं थीं कोरोना के ख़त्म होने की, वो संभावनाएं जो हैं अब धूमिल होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि जैसा कि भारत ने रणनीति बनाई है, रेड जोन, ग्रीन जोन और सैफरन जोन, तो अब सवाल ये है कि हम लॉकडाउन को कैसे खोलेंगे, कैसे चलाएंगे। क्योंकि जब हम आवाजाही शुरू करा देंगे तो इन जोनों में लोगों का आना जाना कैसे नियंत्रित किया जाएगा। अभी तक हमारे पास भारत सरकार की कोई योजना सामने नहीं आई है कि लॉकडाउन खोलने का स्वरूप क्या होगा। लॉकडाउन लगाना तो आसान है, लॉकडाउन लगा के रखिए, लेकिन भारत में मौतों का आंकड़ा भले ही नियंत्रित है, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है। और आप देखिए कि जब एक कोरोना पेशेंट जो है सैकड़ों तक पहुंचा देता है, ऐसे में हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। जैसे पोलियो की खुराक पिलाई जाती है बच्चों को, तो कहा जाता है कि अगर एक बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आज वही हालत है कि अगर कितना भी नियंत्रण कर लिया जाए, अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव रहेगा तो उससे जो है विस्तार के लिए पूरी गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए लॉकडाउन खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि बाय द वे कभी जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, उस समय हम किस तरह की दुनिया में रह रहे होंगे, हमारे सामने किस तरह की दुनिया होगी। इस कोरोना लॉकडाउन के बाद आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में लॉकडाउन है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, लेकिन कोरोना के भय ने और लॉकडाउन की बाध्यताओं ने उस आनंद को सीमित कर दिया है। जैसे हवा शुद्ध हो रही है, ताज़ा हवा हो रही है, क्योंकि वाहन नहीं चल रहे हैं और प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, हवा शुद्ध हो रही है। लेकिन उसके ऊपर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। उस कोरोना पेशेंट के लिए इस शुद्ध हवा का क्या मतलब है कि कोरोना फेफड़े पर ही कब्जा कर लेता है। शुद्ध हवा है, लेकिन फेफड़ा हमारा उस हवा को कंज्यूम करने के लायक नहीं। और ये एक डर है जो इस शुद्ध हवा के आनंद को लेने में कहीं न कहीं बाधा बन रहा है। दूसरी बात यह है कि एक जो होड़ थी विकास की, जो मैंने अभी कहा कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ये सुरसा क्या है? ये विकास की होड़ जो है, ये सुरसा है। विकास की होड़ यह नहीं देखती है कि हमें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, बस ये है कि ले आओ ले आओ। हम देख रहे हैं शहरों में, मोहल्लों में, अगर किसी ने एक अपना मकान 1 फीट की ऊंचाई के चबूतरे पर बनाया तो उसका पड़ोसी जो है 2 फीट की ऊंचाई पर बनाता है, फिर उसका पड़ोसी 4 फीट की ऊंचाई पर मकान खड़ा कर देता है। आखिर आदमी को तो 2 गज जगह ही चाहिए सोने के लिए, लेकिन उसकी जो विस्तार की प्रवृत्ति है वो उसे गैर जरूरी विकास की ओर
धकेल देती है। दूसरी बात यह है कि दिखावे की होड़। आपने देखा होगा कि मुंबई, दिल्ली, तमाम महानगरों में ये जो मजदूर तबका है वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसे क्या झेलना पड़ा वो आपके सामने था। लेकिन आदमी दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। आप थोड़ा जीवन में पीछे जाके देखिए कि उस समय भोजन की व्यवस्था ही सारे मानव उद्योग का एकमात्र साधन था। उससे बाहर न कोई सोचता था और न उससे बाहर कोई जाने की चिंता करता था। सिर्फ अनाज का उत्पादन, भोजन की व्यवस्था, गाय भैंस सब रखते थे। पूरा गांव में सब लोग जुट करके उसका उत्पादन करते थे और भोजन करते थे, आनंद में रहते थे। मनोरंजन के नाम पर जो गर्मी के दिनों में शादियां पड़ती थी, शादियों में चले गए, रिश्तेदारियों में चले गए और आउटडोर गेम खेल लिए। यही हमारे मनोरंजन का साधन था। इससे बाहर हम कुछ सोच भी नहीं सकते थे। आज तो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो जैसे लगता है कि जीवन की रेखा ही थम गई है। तो ये इस विकास की होड़ को कोरोना संकट ने जिस तरीके से थाम दिया है, आज हम कहीं न कहीं अपने पुराने युग में महसूस कर रहे हैं और हम अनुमान लगा रहे हैं कि कोरोना के बाद का समय कैसा हो सकता है। जिस तरीके से महानगरों में, शहरों में जो दुर्दशा मजदूरों को झेलनी पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर वही खेती बाड़ी और सारे लोग वहाँ पर जुटना शुरू हो जाए और वहीं पर अपना भविष्य तलाशें। क्योंकि शहरों में जो कंपनी मालिक हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्हें अपने मुनाफे की चिंता है और उनके यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी की चिंता है। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बता सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक शेर ने खरगोश का पीछा किया, बहुत मेहनत किया, बहुत दौड़ाया, लेकिन खरगोश को पकड़ नहीं पाया। खरगोश इतनी तेजी से भाग रहा था। भागते भागते जब दोनों थक गए तो शेर ने खरगोश से पूछा कि भाई, आज तुमने क्या खाया था जो मुझे थका दिया और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश ने कहा कि आप नाश्ते के लिए दौड़ रहे थे और मैं जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। लेकिन आज जिंदगी के लिए लोग ठहर से गए हैं। कोई भाग नहीं रहा है, जो जहाँ है वहीं पे ठहरा हुआ है। और बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं जो है वो आउटडेटेड हो गई हैं। हमारे मोहल्ले में देखिए बहुत सारी कारें खड़ी हैं, जब से लॉकडाउन है उनका कोई यूज़ नहीं है। और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि सीमित हो गई हैं। लोग गाड़ी निकालते थे, घूमने चले जाते थे, बाहर खाना खाने चले जाते थे, बाहर फिल्में देखने चले जाते थे। वो सारी आवश्यकताएं जो हैं इस लॉकडाउन में आउटडेटेड हो गई हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा हो सकता है कि एक लंबे समय तक फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत बनी रहे। और अगर ऐसा होता है तो हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर भीड़ भाड़ जो है वर्जित होगी। भीड़ भाड़ जुटना जो है वो अपराध होगा। और एक समय था कि हम इस भीड़ भाड़ से परेशान हो जाते थे और आज की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आने वाला समय वो एक भीड़ मुक्त समाज के रूप में दस्तक दे रहा है। और हम अभी तो
अनुमान लगा सकते हैं, अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन भविष्य को किसने देखा है? आने वाली नई दुनिया का स्वरूप कैसा होगा ये उसके आने पर ही पता चलेगा। लेकिन हम थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब जब भी उम्मीद करते हैं, जब जब भी हम इस विकास की होड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। और व्यवधान आने के बाद जो कुछ भी देता है उसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दिया था कि इस कोरोना संकट के बाद संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर अलग अलग देश तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं। जापान अपनी कंपनियों को वापस बुला रहा है, पैकेज दे रहा है, और उसने ये भी घोषणा की है कि अगर चीन से अगर कोई कंपनी बाहर जाना चाहती है तो वो उसको भी पैकेज देगा। ऐसे में भारत एक बहुत बड़ी संभावना बन सकता है। भारत के जो मजदूर हैं, जिन्हें गैर जरूरी समझ करके कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने, उसके मालिकों ने उन्हें बाहर फेंक दिया, हो सकता है कि कल उन मजदूरों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि अगर कंपनियां भारत आती हैं और यहाँ पर निर्माण करती हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को 100 गज के प्लाट फ्री में दिए हैं। वो इसलिए कि ये मजदूर जो आते हैं ये कहीं काम करके भाग ना जाए, वो हमेशा उपलब्ध रहें। इसलिए उनको हरियाणा सरकार जो है 100 गज ज़मीन जो है मुफ्त उपलब्ध कराती है, ताकि वो अपना घर बना ले और यहाँ बस जाए, और जब उनकी ज़रूरत पड़े तब उनको जो है बुला करके उनसे काम लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ है और आगे भी हो सकता है, उसमें जो है आप देखेंगे कि वो विकास का पहिया थाम देगा। जिस तेज़ी से विकास हो रहा था वो विकास थम सकता है, क्योंकि मजदूर महानगरों से गांव लौट करके, हालांकि अगर गांव में उनके लिए काम धंधा होता तो शहर आते ही क्यों, लेकिन अब जब परिस्थिति आ पड़ी है तो हो सकता है कि गांव में वो कोई संभावना पैदा कर लें, संभावना तलाश लें। तो महानगरों को मजदूर पर्याप्त मात्रा में मिल पाएंगे कि नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लगातार अच्छे दिनों का सपना देख रहे थे, वो अच्छा दिन हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। और भी बहुत सारे क्षेत्रों में अगर आप कल्पना करते चले जाए, शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। स्कूल सारे बंद चल रहे हैं, आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं कि खुल पाएंगे। पढ़ाई बच्चों की कैसे होगी, ये एक समस्या होगी। चिकित्सा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आएंगे, उसमें उस पर भी सरकार सोच रही है। लेकिन अभी कोई खाका सामने नहीं आ रहा है। रही बात दूसरे देशों की कंपनियों के भारत आने की, तो अभी ये संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम पीपीई किट ही नहीं बना पा रहे हैं, जब हम जांच के किट नहीं बना पा रहे हैं, चीन पर निर्भर हैं, और वो भी किट जो है जो कि बेकार निकल रही है, वो सही काम नहीं कर पा रही है, तो हम देश दुनिया के लिए क्या बना के दे पाएंगे। दरअसल हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश में राजनीति ज़्यादा हुई और इस पर ध्यान कम दिया गया। यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता था कि 40-45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर
लॉकडाउन हो जाएगा तो उनके भोजन की समस्या पैदा हो जाएगी और उन्हें बड़े बड़े महानगरों को छोड़ करके अपने अपने गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस तबके की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया होता तो ये स्थिति न पैदा होती। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति है इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि उसने समाज के पूरे ढांचे को जर्जर कर दिया था और कोरोना संकट ने उस जर्जर ढांचे को ला करके सामने रख दिया। और ऐसा होने के बाद भी अगर हम नहीं चेते तो हम कभी भी किसी भी लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे, चाहे वो कोरोना से लड़ाई हो और चाहे वैसे कोई युद्ध थोप दिए जाए। तो उनमें हम जब तक इस समाज के ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब युद्ध शुरू हो जाता है तो उसके लिए एक एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान उसके लिए उपयोगी होता है। तो इसलिए जो है ये जो कोरोना ने बहुत सारे चीज़ें सामने रखी हैं, कोरोना संकट से जो चीज़ें दबी छुपी थी वो जो सामने आई हैं उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा और उनको याद रखते हुए एक नई परिस्थितियों के हिसाब से, नई दुनिया के हिसाब से भारत का निर्माण करना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब ग्लोबलाइजेशन की लहर पैदा हुई, देश विदेश में लोगों को नौकरियां मिलने लगी, लोग विदेश जाने लगे और पूरी दुनिया में फैल गए। पूरी दुनिया का सामान हम अपने घर पे बैठ के मंगाने लगे थे। लेकिन लॉकडाउन से सब कुछ ठप हो गया है। एक तरह से ये कहा जाए कि डी ग्लोबलाइजेशन का माहौल बन रहा है। इस डी ग्लोबलाइजेशन के माहौल में नई दुनिया कैसी होगी इसके बारे में अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि हम इस कोरोना संकट की वजह से एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिससे ना हम उम्मीद कर सकते हैं और ना ही नाउम्मीदी पाल सकते हैं। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, उस दुनिया को देखना पड़ेगा और जैसी वो दुनिया होगी उसका हमें स्वागत करना पड़ेगा। हमारे साहित्य में तो यहाँ तक कहा गया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे संस्कृत साहित्य में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु का भी स्वागत करने के लिए कहा गया है। जब हम मृत्यु का स्वागत करते रहे हैं तो नई दुनिया जैसे भी होगी उसका हम स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब हम उम्मीद पालते हैं और वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। उसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि उम्मीद ही ना पालें, जो भी आए जैसा भी आए उसका स्वागत करें। नई परिस्थितियां जैसा करने के लिए कहें उसमें अपने को हम ढाल लें, उसके हिसाब से चलने लगे। दुख से बचने का इससे अच्छा मार्ग और हो ही नहीं सकता। आज की बतकही में आप श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप रचनात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।